नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम सीटेट और रीट से संबंधित जो सवाल है उनका अध्ययन करेंगे। और जो हमारा सब्जेक्ट है वो रहेगा सीडीपी, और जो टॉपिक है वो इंग्लिश लैंग्वेज थ्योरीज एंड हाइपोथेसिस रहेगा। क्वेश्चनों की संख्या 30 रहेगी। तो ज़्यादा चर्चा ना करते हुए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे क्वेश्चन सभी, क्योंकि सभी जो क्वेश्चन हैं वो सीटेट की परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू नोम चोम्स्की, चिल्ड्रन आर बोर्न विद एन इन्नेट कैपेसिटी। इन्नेट जन्मजात क्षमता के साथ बच्चे पैदा होते हैं, ये नोम चोम्स्की ने कहा है। टू एक्वायर लैंग्वेज, भाषा का अर्जन करने के लिए। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, तो नोम चोम्स्की ने किसकी उपस्थिति की बात की है? उन्होंने एक हाइपोथेटिकल डिवाइस की बात की है कि प्रत्येक बच्चे के दिमाग में जो फिट रहता है, और उस डिवाइस का नाम दिया उन्होंने LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। तो जो हमारा क्वेश्चन ये है, ऑप्शन ये है, वो बिल्कुल ठीक है। और इसका जो तुलनात्मक अध्ययन है और इसके जो यहाँ पर जो तुलनात्मक व्याख्या दे रखी है उसका भी साथ में अध्ययन करते चलेंगे। तो पहला जो ऑप्शन है, नोम चोम्स्की के बारे में बताया। उनका मानना है कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, जिसे लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहा जाता है। विकल्प बी जो है, जो ऑपरेट कंडीशनिंग मैकेनिज्म की बात कर रहा है, वो BF स्किनर से संबंधित है, जो भाषा को जन्मजात न मानकर बाहरी वातावरण और अनुकरण, इमिटेशन व पुनर्बलन का परिणाम मानते हैं। तो BF स्किनर साहब एक बिहेवियरलिस्ट है, व्यवहारवादी है, और उनका मानना है कि बच्चे जो सीखते हैं वो वातावरण में अनुकरण और पुनर्बलन के माध्यम से भाषा को सीखते हैं। और विकल्प सी, जोनो प्रोक्सिमल डेवलपमेंट जो है, ये जो है लेवाइगस के साथ का है। और ये जो बच्चा जो कुछ जानता है, और एक ऐसा व्यक्ति जो उन चीज़ों को जानता है और उसकी सहायता से कर सकता है, MKO की सहायता से इन कामों को कर सकता है, किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता से, और इन कामों को वो बिल्कुल स्वतंत्र रूप से करता है। और ये जो डिस्टेंस है, ये जोनो प्रोक्सिमल डिस्टेंस की उन्होंने संज्ञा दी है। और ऑप्शन डी जो है, बेंजामिन शापिर से संबंधित है, जो ये मानता है कि भाषा हमारे विचारों को निर्धारित करती है। अतः चोम्स्की के इन्नेट दृष्टिकोण के लिए ए ऑप्शन सबसे सर्वोत्तम है यहाँ पर। तो साथियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए टीचर इन एन प्राइमरी इंग्लिश क्लासरूम, प्राइमरी इंग्लिश क्लासरूम की जब बात होगी तो कक्षा 1 से 5 तक के क्लासरूम की बात कर रहे हैं हम। प्रेजेज ए स्टूडेंट इमीडिएटली आफ्टर दे कंस्ट्रक्ट ए ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस सेइंग एक्सीलेंट, वेल डन। दिस पेडागोजिकल प्रैक्टिस अलाइन क्लोजेस्ट विद द लैंग्वेज लर्निंग थ्योरी ऑफ। मतलब प्राइमरी जो प्राथमिक कक्षा में एक जो अध्यापक है बच्चों को प्रेज कर रहा है, उनके ग्रामेटिकली जो करेक्ट सेंटेंस है उनके लिए वो बोल रहा है एक्सीलेंट, वेल डन। तो ये जो पेडागोजिकल प्रैक्टिस है ये किससे संबंधित है? तो ये जो पेडागोजिकल प्रैक्टिस है ये है रीइंफोर्समेंट से, मतलब बच्चे को पुनर्बलन दे रहा है अध्यापक। और ये रीइंफोर्समेंट है, ये संबंधित है BF स्किनर के सिद्धांत से। तो BF स्किनर साहब जो एक व्यवहारवादी शिक्षा शास्त्री है, उनसे संबंधित है। और BF स्किनर के साथ चलते हैं और इनका जो अध्ययन है वो भी कर लेते हैं। उत्तर सी, शिक्षक द्वारा तुरंत प्रशंसा करना, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। BF स्किनर के क्रियापचुत अनुसंधान, ऑपरेंट कंडीशनिंग सिद्धांत का प्रत्यक्ष उदाहरण है, जहाँ व्यवहार को सुदृढ़ करने के लिए पुनर्बलन दिया जाता है। तो BF स्किनर के जो सिद्धांत है उसमें पुनर्बलन दिया जाता है। और जो वेल डन, एक्सीलेंट, ये जो हम बच्चे को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं। ऑप्शन बी जो है वो बता रहा है, इसके विपरीत मानते हैं कि भाषा, चोम्स्की साहब का है, भाषा रटने या की आदत से संबंधित नहीं, बल्कि बच्चा जो है जन्मजात क्षमता के साथ पैदा होता है। ये किसने कहा है? चोम्स्की साहब ने। और क्रिश्चियन जो है उन्होंने इनपुट और अचेतन अर्जन पर बल देते हैं, न कि यांत्रिक सुदृढ़ीकरण पर। और पियाजे संज्ञानात्मक विकास को प्राथमिकता देते हैं, जिनका जो ऑप्शन डी है। तो साथियों, ऐसे हम प्रत्येक जो ऑप्शन है उसका भी तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं यहाँ पर। तो आशा करते हैं कि आपको इस प्रकार का जो अध्ययन है आपकी सीटेट की तैयारी में बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। और अगर आपको लगता है कि ये जो सेशन है आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा, तो और चाहते हैं कि इस प्रकार के सेशन लगातार आपके लिए मैं बनाऊं, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच हाइपोथेसिस ऑफ स्टीफन क्रेसिस argues that language is acquired best when learners are exposed to comprehensible input. That is, comprehensible input का मतलब यह है कि बच्चे को जो आ रहा है उससे एक कदम आगे हम उसको इनपुट दें, उसको ऐसा टारगेट दें कि जो उसने सीखा है उससे एक कदम आगे वो सीखने का प्रयास करें, उसको इनपुट दें, उसको ऐसे टारगेट दें. दैट इज जस्ट वन स्टेप बियॉन्ड देयर करंट लेवल ऑफ प्रोफिशेंसी I+1, जिसको I+1 की संज्ञा दी है. तो इसको इन्होंने जो बोला है वो अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस, तो जो है भावनाओं से संबंधित है, एंजाइटी से, और ये मतलब जो हमारी जो भावना है, हमें जो भाषा सीखी है उसको व्यक्त करने में जो एक बैरियर का काम करती है वो अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस है. और जो बी ऑप्शन है द इनपुट कॉम्प्रिहेंसिबल हाइपोथेसिस, का पूरा नाम है इनपुट कॉम्प्रिहेंसिबल हाइपोथेसिस, जिसमें हम बच्चे को उसके जो करंट लेवल है उससे आगे जो उसको इनपुट देते हैं. और नेचुरल ऑर्डर में बताया कि बच्चा नेचुरल रूप से भाषा को सीखता है. मॉनिटर हाइपोथेसिस में हमारे दिमाग में ये मॉनिटर होता है कि जो हम बोल रहे हैं उनको मॉनिटर करता रहता है कि कुछ भाषा में जो बोल रहे हैं वो ग्रामेटिकली ठीक है या नहीं है. तो साथियों, ऐसे कुछ जो हाइपोथेसिस क्वेश्चन साहब ने दिए हैं, लेकिन हमारा बिल्कुल जो ऑप्शन बी है वो ठीक है यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने I+1 कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट की बात की है. और इसका जो तुलनात्मक अध्ययन है उसको भी देख लेते हैं. स्टीफन क्रेसन का इनपुट हाइपोथेसिस स्पष्ट करता है कि शिक्षार्थी भाषा तब अर्जित करता है जब उसे वर्तमान स्तर से थोड़ा आगे का बोधगम्य इनपुट I+1 प्राप्त होता है. अफेक्टिव फिल्टर प्रेरणा, चिंता और आत्मविश्वास जैसे संवेगात्मक कारकों से संबंधित है. नेचुरल ऑर्डर ये बताता है कि व्याकरणिक संरचनाएं एक अनुमानित क्रम में सीखी जाती है. और ऑप्शन डी जो है वो मॉनिटर हाइपोथेसिस से संबंधित है. वो बताता है कि सीखी गई सचेत भाषा के संपादन और सुधार की भूमिका को स्पष्ट करता है. चूँकि I+1 के बारे में पूछा है तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल ठीक है यहाँ पर. नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं साथियों, और क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने. ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेज ऑफ इंग्लिश लर्निंग, इनिशियल स्टेज मीन्स प्रारंभिक अवस्था, ऑफ इंग्लिश लर्निंग, भाषा अधिगम की प्रारंभिक अवस्था में एन इंस्ट्रक्टर गिव्स वर्बल कमांड्स लाइक स्टैंड अप, पिक अप योर बुक एंड जंप थ्राइस. स्टूडेंट्स रेस्पॉन्ड फिजिकली विदाउट स्पीकिंग. दिस मेथड इज डेवलप्ड बाय. तो ये जो मेथड है ये बात कर रहा है TPR की. किसकी बात कर रहा है? TPR, टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स. जो टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स दिया है हमारे जेम्स एसर साहब ने. तो जो हमारा ए ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है यहाँ पर, और ए ऑप्शन के साथ चलते हैं और इसका जो अध्ययन है वो भी कर लेते हैं. जेम्स एसर ने टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स TPR का विकास किया, जिसमें भाषा को शारीरिक गतिविधियों काइनेस्थेटिक लर्निंग के साथ जोड़ा. मतलब जो हम बच्चे को सिखाएं उसके साथ हम फिजिकल रेस्पॉन्स भी देते रहे हैं. जैसे आपने बोला हेयर, तो आपको बच्चे को हेयर को छू के दिखाना है. ये है टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स. और जो ऑप्शन बी है जो बेंजामिन शाफिर का है, भाषा और सोच के बीच सांस्कृतिक संबंधों का अध्ययन करते हैं. वाइगोत्स्की ने कहा कि सामाजिक संवाद और मचान इसका फोल्डिंग पर केंद्रित है, न कि यांत्रिक शारीरिक प्रतिक्रियाओं पर. और नोम चोम्स्की ने कहा है, नोम चोम्स्की ने जन्मजात क्षमता की बात की है, LAD की बात की है यहाँ पर. ठीक है, तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम. द आइडिया दैट द स्ट्रक्चर ऑफ ए स्पेसिफिक लैंग्वेज शेप्स, लिमिट्स और डिटरमाइंस द कोग्निटिव प्रोसेस एंड वर्ल्ड व्यू ऑफ इट्स स्पीकर इज वाइडली नोन एज द. इसका एक बार देख लेते हैं. द आइडिया, वह विचार, दैट द स्ट्रक्चर ऑफ ए स्पेसिफिक लैंग्वेज, कि एक विशेष लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर है, लिमिट्स एंड डिटरमाइंस द कोग्निटिव प्रोसेस एंड वर्ल्ड वाइड ऑफ इट्स स्पीकर इज़ वाइडली नोन एज द. मतलब दुनिया की जितनी भाषाएं हैं उनका एक ही स्ट्रक्चर है, उनकी एक ही लिमिट्स है. और ये जो विचार है ये किससे जाना जाता है? वाइगोत्स्की सोशियो कल्चर थ्योरी. उस वाइगोत्स्की साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की साथियों. पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, कोग्निटिव डेवलपमेंट का दिया है.
उन्होंने भी इस प्रकार की कोई बात नहीं की कि एक यूनिवर्सल ग्रामर होता है और उससे संबंधित बातें नहीं की। स्किनर ऑपरेंट बिहेवियरिज्म और सापिर-वुल्फ हाइपोथेसिस। तो देखते हैं साथियों इसका आंसर क्या है हमारे सामने और इसका तुलनात्मक अध्ययन भी करेंगे। और ऑप्शन डी है जो इसका बिल्कुल ठीक है, सापिर-वुल्फ हाइपोथेसिस। सापिर-वुल्फ हाइपोथेसिस क्या बता रहा है? भाषाई सापेक्षता का सिद्धांत, लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी, ये प्रतिपादित करता है कि किसी भाषा की संरचना उसके बोलने वालों के विचारों और दृष्टिकोण को आकार देती है। तो भाषा की संरचना उसके बोलने वालों के विचारों और दृष्टिकोण को आकार देती है, ऐसा कहा है सापिर-वुल्फ हाइपोथेसिस। ये दो लोग हैं, बेंजामिन सापिर और वुल्फ साहब। इसके विपरीत पियाजे बी का मानना है कि विचार थॉट भाषा से विचार जो पहले आते हैं और वाइगुस्की साहब कहते हैं कि भाषा पहले आती है। तो दोनों का ये अंतर है। और स्किनर साहब ने आप जानते हो कि ये बिहेवियरिस्ट है और ये कहते हैं कि जो भाषा का केवल एक अर्जित व्यवहार मानते हैं, अतः विशिष्ट रूप से सापिर-वुल्फ से संबंधित है। तो हमारा डी ऑप्शन था वो यहाँ पर बिल्कुल ठीक था यहाँ पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं साथियों। जीन पियाजे asserts that language development is deeply contingent upon cognitive development according to his framework। तो जीन पियाजे साहब ने कहा है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट इज डीपली कंटीजेंट अपॉन कोग्निटिव डेवलपमेंट, लेकिन लैंग्वेज का जो विकास है, भाषा का जो विकास है, वो पूर्ण रूप से संज्ञानात्मक विकास पर निर्भर है अकॉर्डिंग टू हिज फ्रेमवर्क। तो कौन सा फ्रेमवर्क है देखते हैं। थॉट प्रेसीड्स लैंग्वेज एंड डिटरमाइंस इट, कि उन्होंने कहा कि थॉट पहले आते हैं और भाषा उसके बाद आती है जो उसका निर्माण करते हैं। लैंग्वेज एंड थॉट्स डेवलप इंडिपेंडेंटली, अलग अलग। तो जीन पियाजे साहब ने ऐसा नहीं कहा है। लैंग्वेज कंप्लीटली डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ थॉट्स, तो भाषा से थॉट्स का जो की दिशा जो निर्धारित होती है, ऐसा भी नहीं है। लैंग्वेज एक्विजिशन इज एन इनेट बायोलॉजिकल फिनोमिनन, तो लैंग्वेज का भाषा का जो अर्जन है वो इनेट है, जन्मजात क्षमता, ये नोम चॉम्स्की की बात है। तो उन्होंने जो कहा है, उन्होंने ये कहा है कि विचार पहले आते हैं और उसके बाद भाषा आती है। ये नोम चॉम्स्की साहब का की जो थ्योरी है उसमें हम पढ़ते हैं। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। ए ऑप्शन के साथ चलते हुए इनका जो तुलनात्मक अध्ययन है वो भी देख लेते हैं। जीन पियाजे का दृढ़ मत है कि बालक में पहले विचार थॉट का जन्म होता है और भाषा उसका अनुसरण करती है। थॉट प्रीसीड्स लैंग्वेज। ऑप्शन जो बी है, लैंग्वेज एंड थॉट डेवलप इंडिपेंडेंटली एट फर्स्ट, ये वाइगोत्स्की साहब का दृष्टिकोण है कि शुरुआत में भाषा और विचार दोनों अलग अलग चलते हैं। और ये लैंग्वेज कम्प्लीटली डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ थॉट्स, ये सापिर-वुल्फ का जो अभी पूर्व में जो एक जो क्वेश्चन आया था उससे संबंधित है। सापिर-वुल्फ ने जो कहा है कि लैंग्वेज कम्प्लीटली डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ थॉट्स। ऑप्शन डी है जिसके बारे में हमने बात की, नोम चॉम्स्की साहब का कथन है कि इन्होंने कहा है कि जो भाषा है वो उसको सीखने की बच्चे में जन्मजात क्षमता होती है। तो साथियों हमारा जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है जिसके बारे में पढ़ते हैं हम। 5 year old चाइल्ड, 5 साल का बच्चा, टॉक्स अलाउड टू हरसेल्फ, खुद से जोर जोर से बात करता है। वाइल अरेंजिंग कलर पेंसिल्स, कलर के जो रंगीन पेंसिल्स हैं उनको अरेंज करते समय। इन हर इंग्लिश मीडियम प्री स्कूल, इंग्लिश मीडियम की स्कूल में, प्री स्कूल मीन्स बिफोर फर्स्ट क्लास। लेव वाइगोत्स्की वुड क्लासिफाई दिस स्पीच एज, तो लेव वाइगोत्स्की साहब ने इस स्पीच को क्या कहा है? वेयर जीन पियाजे वुड कॉल इट, तो दोनों ने इनको क्या कहा है सॉरी। तो लेव वाइगोत्स्की साहब ने इसको कहा है प्राइवेट स्पीच, और जीन पियाजे साहब ने कहा है ईगोसेंट्रिक स्पीच। तो प्राइवेट स्पीच और ईगोसेंट्रिक स्पीच वाला ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। तो बी ऑप्शन के साथ चलते हुए आगे बढ़ते हैं और इनका तुलनात्मक अध्ययन भी कर लेते हैं। सही उत्तर बी है, लेव वाइगोत्स्की स्वयं से जोर से बात करने को निजी भाषण प्राइवेट स्पीच कहते हैं, जो बच्चे के व्यवहार और संज्ञानात्मक कार्यों को नियमित सेल्फ रेगुलेट करने में मदद करता है। इसके विपरीत जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित वाक्य ईगोसेंट्रिक स्पीच कहते हैं
और इसे संज्ञानात्मक रूप से अपरिपक्व मानते हैं। यह प्रश्न सीधे तौर पर दोनों मनोवैज्ञानिकों के भाषा के प्रति दृष्टिकोण में अंतर को स्पष्ट करता है, अतः बी पूरी तरीके से सटीक उत्तर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रेफर्स टू द एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चरल सिस्टम ऑफ रूल्स शेयर्ड बाय ऑल ह्यूमन लैंग्वेजेज विच नोम चॉम्स्की पोजिट्स इज प्री प्रोग्राम्ड इन द ह्यूमन ब्रेन। तो नोम चॉम्स्की साहब ने बात की है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रेफर टू द एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर सिस्टम ऑफ रूल्स, मतलब अमूर्त नियमों का एक संरचना शेयर्ड बाय ऑल ह्यूमन लैंग्वेज, जो सभी मानव भाषाओं द्वारा शेयर की जाती है। तो उन्होंने जो बात की है LAD की, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की, और उन्होंने बताया है कि 0 से 5 तक ये ज़्यादा एक्टिव रहता है। और उस LAD में बताया है कि एक यूनिवर्सल ग्रामर रहता है कि बच्चे को जिस भी देश की परिवेश की भाषा में छोड़ेंगे हम 5 साल तक, वो उसी देश परिवेश की भाषा सीख लेता है। तो सी ऑप्शन हमारा यूनिवर्सल ग्रामर जो है वो हमारा बिल्कुल ठीक है। और तुलनात्मक अध्ययन देख लेते हैं। सही उत्तर सी है। चॉम्स्की के अनुसार संसार की सभी मानव भाषाओं के मूल में एक समान व्याकरणिक संरचना होती है जिसे यूनिवर्सल ग्रामर UG कहा जाता है। बच्चे इसे जन्म से लेकर LAD के साथ पैदा होते हैं और स्ट्रक्चरल सिलेबस एक शिक्षण पद्धति का भाग है। और ऑपरेंट कंडीशनिंग स्किनर के व्यवहारवाद का एक अनुपयुक्त नामकरण है। ऑपरेंट कंपिटेंस, ऑपरेंट कंडीशनिंग है वो अनुपयुक्त नाम इसलिए बोल रहे हैं। और क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस ये हमारे CTET से संबंधित नहीं है, ये कि एरिन लैंडबर्ग द्वारा प्रतिपादित किया है, तो इसको हमें पढ़ने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 9th क्वेश्चन, एन इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर फील्स हाईली अनएग्जियस, लैक कॉन्फिडेंस and experience self-doubt during speaking activities. According to Stephen Krashen, this means the student has a, मतलब बच्चा जो है एक इंग्लिश को सीखने वाला बच्चा है वो हाईली अनएग्जियस है, लैक कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस की उसमें कमी है, एंड एक्सपीरियंस सेल्फ डोप्ड ड्यूरिंग स्पीकिंग एक्टिविटी। अकॉर्डिंग टू स्टीफन क्रेसन दिस मीन्स द स्टूडेंट है। तो इसके अनुसार, स्टीफन क्रेसन के अनुसार, तो बच्चे में किस चीज़ क्या है? वीक मॉनिटर सेटिंग, डिफेक्टिव इनपुट लेवल, हाई अफेक्टिव फिल्टर, लो अफेक्टिव फिल्टर। तो अगर बच्चे में हाईली अनएग्जियस है, लैक कॉन्फिडेंस है, एंड एक्सपीरियंस सेल्फ डोप्ड ड्यूरिंग स्पीकिंग एक्टिविटी, तो सेल्फ डोप्ड है तो उसका जो मॉनिटर सेटिंग है वो हाई अफेक्टिव फिल्टर है इसका। वीक फिल्टर में तो, वीक मॉनिटर सेटिंग में तो बच्चे कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं। तो हाई अफेक्टिव फिल्टर है साथियों, ऑप्शन सी जो हमारा बिल्कुल ठीक होना चाहिए। और देखते हैं, तुलनात्मक व्याख्या भी कर लेते हैं। स्टीफन क्रेसन के अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस के अनुसार यदि कोई छात्र चिंतित, शर्मीला या कम आत्मविश्वासी है तो उसका अफेक्टिव फिल्टर उच्च हो जाता है, जो इनपुट को मस्तिष्क LAD तक पहुंचने से रोकता है। मतलब आप खुद के ऊपर अप्लाई करके देख सकते हो कि हमारा जो अफेक्टिव फिल्टर है, हमारी जो भावनाओं का जो एक, जब हम भाषा बोलते हैं तो हमारी भावनाओं का एक फ़िल्टर काम करता है जो कहता है कि कौन कौन सी गलतियाँ हो गई। जैसे हम इंग्लिश बोलते हैं तो हमारे मन में कहता है कि हमने डू की जगह डिड तो नहीं लगा दिया, इस प्रकार का। अगर वो हाई रहेगा तो हमें चिंता रहेगी, को लो कॉन्फिडेंस रहेगा। तो इस प्रकार की जो बातें हैं वो ही है स्टीफन क्रेसन साहब ने की है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, BF स्किनर एक्सप्लेन्ड लैंग्वेज एक्विजिशन थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ वर्बल बिहेवियर। ही एम्फसाइज्ड दैट लैंग्वेज लर्निंग इन्वॉल्व्स। तो BF स्किनर साहब कह रहे हैं कि जो भाषा का अर्जन है वो एक मैकेनिज्म जो वर्बल बिहेवियर है उसके साथ होता है। और उन्होंने जोर दिया है लैंग्वेज लर्निंग किसके साथ हो, कि लैंग्वेज लर्निंग इन्वॉल्व्स इन्नेट एक्टिव हाइपोथेसिस टेस्टिंग, इंटरप्ले ऑफ सोशियो इंटरेक्शन एंड कल्चरल, ये लेवाइगुच के साहब ने कहा है। हैबिट फॉर्मेशन एंड थॉट इमिटेशन, ये BF स्किनर का है। बायोलॉजिकल मैचुरेशन ऑफ द माइंड, ये भी इससे संबंधित नहीं है। तो इंटरनल एक्टिव हाइपोथेसिस
टेस्टिंग। आई थिंक ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन हमारा बी ए जो ऑप्शन है वो ठीक होना चाहिए। सॉरी, यहाँ पर जो हैबिट फॉर्मेशन थ्रू इमिटेशन एंड इनफॉर्म, सॉरी ये क्वेश्चन जो है उसको पढ़ने में थोड़ा समझने में थोड़ा दिक्कत हुई है, तो आप इसको समझ सकते हैं साथियों। ऑप्शन की जो हमारा व्याख्या दे रही कि इसके माध्यम से। स्किनर एक कट्टर व्यवहारवादी बिहेवियरिस्ट है जो मानते हैं कि भाषा एक आदत है जो इमिटेशन, अनुकरण, प्रैक्टिस, अभ्यास और री इन्फोर्समेंट पुनर्बलन से बनती है। तो सी ऑप्शन, हैबिट फॉर्मेशन थ्रो इमिटेशन एंड इन री, सॉरी बी.एफ. स्किनर की बात चल रही थी ऊपर ना, तो सॉरी ये थोड़ा मिसपेल्ट किया हुआ, थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा कि बी.एफ. स्किनर है या नोम चोम्स्की से, थोड़ा नोम चोम्स्की समझ लिया हमने। तो सी ऑप्शन बी.एफ. स्किनर जो व्यवहारवादी है वो हैबिट फॉर्मेशन थ्रू इमिटेशन और री इन्फोर्समेंट की बात ही करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 11 नंबर, ए टीचर प्रोवाइड्स डायनेमिक टेम्परेरी स्कैफोल्डिंग सपोर्ट टू स्टूडेंट एज दे collaborate to draft an English story. This instrumental strategy directly reflect the pedagogical application of, तो जो ये जो बात कर रहे हैं इसके फोल्डिंग की, बच्चा जो काम कर रहा है उसको एक अस्थायी सहायता दी जा रही है, तो वो कौन सी शिक्षा शास्त्र की बात कर रही है? तो ये सीधा सा लेव वाइगोत्स्की साहब ने इसके फोल्डिंग की बात की है सोशियो कल्चरल थ्योरी में, कि जब बच्चे को ज़रूरत हो तो हमें थोड़ी बहुत जो अस्थायी सहायता देनी चाहिए जहाँ पर भी, तो वही इसके फोल्डिंग। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। सही उत्तर ए है स्कैफोल्डिंग मचान, पाड़ और पारस्परिक शिक्षण लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के मुख्य सिद्धांत है। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डिस्टेंस, ये जो ऑप्शन है सभी का तुलनात्मक अध्ययन आप पढ़ सकते हो साथियों। अच्छा है सभी, आप अगर पढ़ोगे इनको तो आपका जो तुलनात्मक अध्ययन है वो बढ़ता जाएगा, और जो ऑप्शंस है उनको सेलेक्ट करने की जो एबिलिटी है वो आप में बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू बेंजामिन शापिर एंड एडवर्ड वुल्फ, एन इंग्लिश स्पीकर एंड एन इंडिजियस स्पीकर माइट परसीव कलर्स और स्पेसेस डिफरेंटली बिकॉज। तो शापिर एंड वुल्फ की जो थ्योरी पढ़ी हमने कि बच्चे का जो सांस्कृतिक भाषा होती है उसके व्यवहार को निर्धारित करती है, ऐसा कुछ पढ़ा था हमने। ह्यूमन कोग्निटिव प्रोसेस डिफर बाय जेनेटिक एंसेस्ट्री, लिंग्विस्टिक कैटेगरी डिटरमाइंस और इन्फ्लुएंसेस कोग्निटिव एक्सपीरियंसेस। तो लिंग्विस्टिक कैटेगरी भाषा का जो उसकी जो लेवल है वो हमारा कोग्निटिव एक्सपीरियंस को प्रभावित करता है। यूनिवर्सल ग्रामर क्रिएट्स डिस्टिंक्ट न्यूरोलॉजिकल ब्लॉक्स, री इन्फोर्समेंट की बी.एफ. स्किनर बात करेंगे तो हमारा बी ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है। बी ऑप्शन के साथ चलते हुए हम आगे बढ़ेंगे। शापिर वुल्फ परिकल्पना मानते हैं कि भाषा की शब्दावली और संरचना हमारे सोचने और वस्तुओं को वर्गीकृत करने के तरीकों को प्रभावित करती है। लिंग्विस्टिक डिटरमिनिज्म रिलेटिविटी, तो हमारा बी ऑप्शन ठीक है। ए ऑप्शन जो है वो जैविक नीतिवाद है जो असत्य है, और सी ऑप्शन नोम चोम्स्की का है, और ऑप्शन डी है जो री इन्फोर्समेंट की बात कर रहा है वो स्किनर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13 है साथियों हम सभी के सामने, विच कंपोनेंट ऑफ स्टीफन क्रेसन सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन। तो स्टीफन क्रेसन ने जो अपना जो सिद्धांत दिया है सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन, इन्होंने यही बताया है कि जो लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज और फर्स्ट लैंग्वेज भी साथियों आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट लैंग्वेज हमारी मातृभाषा होती है जो हम हमारे घर के वातावरण में, आसपास के वातावरण में सीखते हैं, और सेकंड लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो हम स्कूल में जाके सीखते हैं। फर्स्ट लैंग्वेज का एक्विजिशन होता है, अर्जन होता है, और सेकंड लैंग्वेज को हम का अधिगम करते हैं, उसको लर्निंग करते हैं। तो स्टीफन क्रेसन ने कहा है कि जो सेकंड लैंग्वेज है उसको भी हम एक्वायर कर सकते हैं, उसका भी अर्जन कर सकते हैं अगर एक उचित वातावरण बच्चे को दिया जाए तो। विच कंपोनेंट ऑफ स्टीफन क्रेसन सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी इन्वॉल्व्स द कॉन्शियस एडिटिंग एंड करेक्शन ऑफ आउटपुट बाय द लर्नर बेस्ड ऑन एक्सप्लिसिट ग्रामर रूल्स। अब इन्होंने 5 हाइपोथेसिस दी है, उनमें से किसी एक के बारे में पूछा है कि बच्चा इन्वॉल्व्स कॉन्शियस एडिटिंग एंड करेक्शन ऑफ आउटपुट, तो जब बोलते समय उनकी एडिटिंग और करेक्शन करे वो संबंधित है इससे। कौन सी हाइपोथेसिस हो? द इनपुट हाइपोथेसिस, द अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस, द मॉनिटर हाइपोथेसिस। तो मॉनिटर हाइपोथेसिस है वो इससे संबंधित है कि जब हम बोलते हैं तो हम कितना सही बोल रहे हैं ग्रामेटिकली, वो जो हमारे अंदर एक हाइपोथेसिस मॉनिटर है वो इसका निर्धारण करता है।
तो साथियों सी ऑप्शन ठीक है हमारे यहाँ पर, सी ऑप्शन के साथ चलते हैं। और इसी के बारे में बता रखा है क्रेसन का मॉनिटर हाइपोथेसिस बताता है कि जागरूक रूप से सीखा गया ज्ञान लर्नड सिस्टम एक निरीक्षण संपादक की तरह काम करता है जो व्यवहारिक रूप से उत्पन्न वाक्यों को सुधारता है। इनपुट हाइपोथेसिस केवल भाषा ग्रहण करने से संबंधित है। नेचुरल ऑर्डर विकासवादी क्रम की बात करता है, ये संपादन केवल मॉनिटर के माध्यम से संभव है। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 का सवाल हमारे पास, ए प्राइमरी प्रिंसिपल ऑफ जेम्स एसर टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स। तो कक्षा 1 से 5 तक की बात कर रहे हैं प्राइमरी की, और जो उन्होंने सिद्धांत दिया जेम्स एसर साहब ने TPR टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स की। आप जब बोले तो बच्चे को फिजिकली रेस्पॉन्ड और करें। स्टेट्स दैट लैंग्वेज टीचिंग शुड मिमिक फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन बाय प्रायोरिटाइजिंग। मतलब उन्होंने कहा है कि बच्चे को जब हम भाषा पढ़ा रहे हैं उससे पहले हमें किसको प्रायोरिटी देनी चाहिए। इंटेंस रीडिंग को देनी चाहिए, नहीं रीडिंग को नहीं देनी चाहिए। लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन बिफोर स्पीच प्रोडक्शन, मतलब ये कह रहे हैं कि बच्चे को पढ़ाने से पहले, स्पीच प्रोडक्शन से पहले, बोलने से पहले उसको सुनना कैसे है, अर्थपूर्ण जो सुनना है वो डेवलप करे बच्चे में। तो ये एसर साहब ने कहा है, उनका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। एक्सप्लिट मेमोराइजेशन ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स, मेमोराइजेशन की बात करें तो ये गलत है, व्यवहारवादियों का है। मेटा लिंग्विस्टिक अवेयरनेस एंड क्रिटिकल करेक्शन, तो ये भी ऐसा कुछ नहीं है, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है साथियों। बी ऑप्शन के साथ चलते हुए इसका जो क्रिटिकल एनालिसिस है वो भी देख लेते हैं। TPR की बात कर रहा है यहाँ पर। TPR के तहत ये माना जाता है कि बच्चा बोलने से पहले केवल सुनता और समझता है, कॉम्प्रीहेंशन फर्स्ट अप्रोच, इसलिए बोलने का दबाव डालने से पहले सुनने की क्षमता, लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन का विकास किया जाना चाहिए। A और C जो है स्किनर से संबंधित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 आ गया हमारे सामने साथियों। और 15 क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है जीन पियाजे यूज द टर्म एसिमिलेशन टू एक्सप्लेन हाउ चिल्ड्रन incorporate new linguistic information into existing cognitive framework. This process shows that, तो जीन पियाजे ने साहब ने कहा कि एसिमिलेशन जो है एक्सप्लेन हाउ चिल्ड्रन इनकॉर्पोरेट न्यू लिंग्विस्टिक इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव फ्रेमवर्क। दिस मतलब एसिमिलेशन के बारे में पूछा, दो टर्म दिए उन्होंने, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। एसिमिलेशन में बच्चा जो अपना जो स्कीमा होता है उसमें कुछ जोड़ता है, ऐड करता है, और अकोमोडेशन में बच्चा अपने स्कीमा को पूर्ण रूप से बदल लेता है। तो ये जो मूल बातें हैं ये आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर एसिमिलेशन के बारे में पूछा है। लैंग्वेज लर्निंग इज एंटायरली डिपेंडेंट ऑन सोशिएटल रीइंफोर्समेंट, ये BF स्किनर की बात कर रहे हैं, सोशल रीइंफोर्समेंट की। कोग्निटिव स्कीमाज एक्टिवली फिल्टर एंड फिट न्यू लैंग्वेज एक्सपीरियंस, तो जिस स्कीमा की बात कर रहे थे हम एसिमिलेशन में कि नई बातों को फिल्टर कर रहा है एंड फिट न्यू लैंग्वेज एक्सपीरियंस, वही करेक्शन की बात आ गई, एडिशन की बात आ गई। स्कीमा हम जब करेक्शन करते हैं, एडिशन करते हैं तो वो एसिमिलेशन है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर बी ऑप्शन के साथ चलते हुए आगे बढ़ेंगे हम। पियाजे का एसिमिलेशन आत्मसातीकरण ये बताते हैं कि बच्चे नई जानकारी को अपने पुराने मानसिक ज्ञान एग्जिस्टिंग स्कीमाज में फिट करते हैं। तो जो बातें हमने पूर्व में एक्सप्लेन की है वही बातें यहाँ बताई जा रही है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे सामने। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की व्हाट इज़ द अल्टीमेट डेवलपमेंट ट्रेजेक्टरी ऑफ प्राइवेट स्पीच इन यंग लर्नर। मतलब बच्चा जब छोटा होता है तो उसको प्राइवेट स्पीच की संज्ञा दी है लेव वाइगोत्स्की साहब ने। बच्चे खुद से बात करते हैं, जब कोई भी संक्रिया कर रहे हैं तो स्वयं से बात जो करते हैं उसको प्राइवेट स्पीच की संज्ञा दी है। तो लेव वाइगोत्स्की साहब ने ये बताया है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो जो ये प्राइवेट स्पीच होती है ये इनर स्पीच में कन्वर्ट हो जाती है, इनर स्पीच में कन्वर्ट हो जाती है। और उस समय हम लाउडली बात नहीं करते हैं और हम अंदर ही अंदर स्वयं से बात करते हैं। और ये पॉजिटिव बताया है लेव वाइगोत्स्की साहब ने कि ये हमें अपने जो थॉट्स हैं उनको रेगुलेट करने का काम करती है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक है। इट डिटेरियोरेट्स इनटू मीनिंगलेस लिंग्विस्टिक नॉइस, मीनिंगलेस नहीं है ये। इट इन्वॉल्व्स इनटू साइलेंट, साइलेंट की बात की अभी, इनर स्पीच हो जाती है। इट इन्वॉल्व्स इनटू साइलेंट इंटरलाइज्ड इनर स्पीच फॉर थॉट रेगुलेशन।
तो हमारे जो विचार है उनके नियमितीकरण के लिए ये काम आती है और इनर स्पीच में कन्वर्ट हो जाती है, जो पूर्व में बातें की है। इट शिफ्ट इनटू चॉम्स्कीज यूनिवर्सल स्ट्रक्चरल वाया मैचुरेशन। चॉम्स्की की बात नहीं है भैया यहाँ पे। इट बिकम्स पब्लिक सोशल स्पीच थ्रू कंडीशनड रीइंफोर्समेंट। नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। बी ऑप्शन के साथ बढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार प्राइवेट स्पीच निज भाषण समय के साथ आंतरिक हो जाता है और इनर स्पीच आंतरिक मौन भाषण का रूप ले लेता है, जिसका उपयोग बड़े होने पर व्यक्ति अपनी सोच को निर्देशित करने के लिए करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। द पॉवर्टी ऑफ स्टिमुलस, उद्दीपन की दरिद्रता, फॉर्मुलेटेड बाय नोम चॉम्स्की। नोम चॉम्स्की ने बताया है, इज यूज टू क्रिटिक विच स्कूल ऑफ थॉट रिगार्डिंग लैंग्वेज एक्विजिशन। तो साथियों, पॉवर्टी ऑफ स्टिमुलस, ये नोम चॉम्स्की ने उन्होंने जो उद्दीपन दिया है, रीइंफोर्समेंट दिया है, उसकी इन्होंने आलोचना की है कि बच्चे को ये जो स्किनर साहब कहते हैं कि भाई बच्चे को हम जब कोई अच्छा काम करते हैं तो उसको पुनर्बलन दिया जाए, तो उसकी इन्होंने आलोचना की है नोम चॉम्स्की साहब ने। उन्होंने ये कहा कि बच्चे अपनी जन्मजात क्षमता के साथ पैदा हो रहे हैं, उसको इन्फोर्समेंट देने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको किसी भी वातावरण में छोड़ दीजिए, बच्चा अपनी भाषा का विकास स्वयं कर लेगा। तो उन्होंने किसकी ये पूछा है, लैंग्वेज एक्विजिशन, विच स्कूल ऑफ थॉट रिगार्डिंग लैंग्वेज एक्विजिशन, बिहेवियरिज्म, सोशियो कनेक्टिज्म, कोग्निटिव कनेक्टिज्म और इनेटिज्म। तो इन्होंने चूँकि बी.एफ. स्किनर की आलोचना की है, और बी.एफ. स्किनर क्या है, एक व्यवहारवादी है, बिहेवियरिज्म है, बिहेवियरिस्ट है, और उन्होंने बिहेवियरिज्म की आलोचना की है। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। चॉम्स्की का पॉवर्टी ऑफ द स्टिमुलस, उद्दीपक की दरिद्रता का तर्क सीधे तौर पर बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद स्किनर की आलोचना करता है, जो हम इसकी चर्चा कर चुके हैं साथियों, यही बताया गया यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 18 है, स्टीफन क्रेसन एक्विजिशन लर्निंग डिस्टिंक्शन पोजिस्ट दैट। तो स्टीफन क्रेसन के बारे में पूछा है, जिन्होंने सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी दी है। तो देखते हैं, एक्विजिशन लर्निंग डिस्टिंक्शन पोजिस्ट दैट लर्निंग इज ए सम कॉन्शियस प्रोसेस, एक्विजिशन इज कॉन्शियस प्रोसेस। तो लर्निंग जो सबकॉन्शियस प्रोसेस है और एक्विजिशन जो है कॉन्शियस। तो जब बच्चा भाषा का अर्जन करता है तो वो तो अनकॉन्शियस होती है, वो लर्निंग है वो कॉन्शियस, यहाँ उल्टा लिखा हुआ है, एक्विजिशन इज सबकॉन्शियस, ये ठीक है। नेचुरल प्रोसेस प्राकृतिक प्रोसेस है, लर्निंग इज कॉन्शियस, हाँ लर्निंग कॉन्शियस है और फॉर्मल प्रोसेस में होती है। तो ये बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, लर्निंग और एक्विजिशन के संबंध में। बोथ प्रोसेस एंड आइडेंटिकल एंड ओक्योर सिमुटेशनली। तो ये साथ साथ नहीं होती है, दोनों अलग अलग इन दोनों का है, और जो बताया है बी ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है। तो साथियों, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा स्पीड को बढ़ाते हैं। आप जो ये तुलनात्मक व्याख्या है इसका अध्ययन स्वयं करें और ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाली है। विच इंस्ट्रक्शनल टेक्निक इज एन एब्सोल्यूट मिसमैच विद जेम्स एसर टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स। तो जेम्स एसर साहब ने TPR जो टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स दिया है उसके संबंध में विच टेक्निक इज एब्सोल्यूट मिसमैच, तो इनमें से कौन सी जो टेक्निक है बिल्कुल मिसमैच हो रही है। डायरेक्टिंग लर्नर्स टू परफॉर्म रोल बेस्ड ऑन फिजिकल वर्ब्स, तो रोल बेस्ड करें तो ठीक है, रोल प्ले वाली बात चल रही है। आस्किंग लर्नर टू ट्रांसलेट लॉन्ग क्लासिकल पैराग्राफ इनटू इंग्लिश, तो ट्रांसलेशन की कोई बात नहीं की यहाँ पर। गिविंग इम्पेरेटिव कमांड्स टू कोऑर्डिनेट बॉडली मूवमेंट, अलाउिंग ए साइलेंट पीरियड बिफोर ओरल प्रोडक्शन, ये भी बात की इन्होंने। आस्किंग लर्नर्स टू ट्रांसलेट लॉन्ग क्लासिकल पैराग्राफ इनटू इंग्लिश, गिविंग इम्पेरेटिव कमांड्स टू कोऑर्डिनेट बॉडली, ये भी इसकी बात की। तो बी ऑप्शन हमारा ठीक होना चाहिए कि लर्नर्स को ट्रांसलेशन की कोई बात नहीं करते जेम्स एसर साहब। लंबी साहित्यिक सामग्री का अनुवाद ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का भाग है, जो जेम्स एसर के TPR उपागम से बिल्कुल विपरीत है। जो हम बातें कर रहे हैं वही यहाँ पर लिखी हुई है साथियों। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, ईगोसेंट्रिक स्पीच इज इन यंग चिल्ड्रन अकर्स बिकॉज, इन्होंने बताया कि जीन पियाजे के अनुसार
ईगोसेंट्रिक स्पीच इन यंग चिल्ड्रन, बच्चों में जो बच्चों में जो ईगोसेंट्रिक स्पीच है उसका निर्माण क्यों होता है, वो उनमें बच्चों में क्यों होती है। तो देखो जीन पियाजे ने ईगोसेंट्रिक स्पीच है इसको ज़्यादा महत्व नहीं दिया है, और जो लेव वाइगोत्स्की साहब है उन्होंने ज़्यादा महत्व दिया है और पॉजिटिव बोला है इसको। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन। दे लैक द कोग्निटिव कैपेसिटी टू अडेप्ट अदर पर्सपेक्टिव, क्यों जन्म लेती है, दे लैक उनमें कमी होती है, कोग्निटिव कैपेसिटी टू अडॉप्ट अदर, दूसरों के विचारों को समझने की उनमें क्षमता नहीं होती जब छोटे हों। देखते हैं पॉजिटिव लग रहा है। दे आर ट्राइंग टू स्पीक सोशल री इन्फोर्समेंट फ्रॉम एल्डर्स, नहीं जी, दे आर एक्टिवली यूजिंग लैंग्वेज एज ए स्कैफोल्ड टू सोल्व प्रॉब्लम्स, देयर लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस हैज़ नॉट येट मैच्योर्ड कम्प्लीटली। तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है कि बच्चों में ईगोसेंट्रिक स्पीच की का निर्माण इसलिए होता है क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो संज्ञानात्मक रूप से दूसरों की बातों को समझने में अभी असमर्थ होते हैं। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, और इसकी जो व्याख्या है उसके बारे में भी यही बताया जा रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। लेव वाइगोत्स्की एम्फसाइज दैट द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लैंग्वेज अर्ली इन ए चाइल्ड्स लाइफ। लेव वाइगोत्स्की साहब ने क्या कहा है, लेव वाइगोत्स्की ने किस बात बल दिया है कि प्राइमरी फंक्शन, प्राथमिक जो फंक्शन है लैंग्वेज अर्ली चाइल्ड्स लाइफ, बच्चे की प्रारंभिक जीवन में भाषा का मुख्य काम क्या है, आप इस तरीके से देख सकते हो इसको। बायोलॉजिकल कैटेगराइजेशन ऑफ थॉट्स, इंटरनल एडिटिंग ऑफ एक्सप्लिसिट ग्रामर रूल्स, सोशल कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन द एनवायरनमेंट। तो जो लेव वाइगोत्स्की साहब की थ्योरी है उसी का नाम सोशियो कल्चर थ्योरी है, और उन्होंने जो बताया है कि बच्चे जो है भाषा का निर्माण सोशल कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन से करते हैं। तो सी ऑप्शन उससे बिल्कुल मेल खाता हुआ दिख रहा है, और सी ऑप्शन के साथ साथियों चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरेटिव ग्रामर विच रेफर्स टू द फाइनाइट सेट ऑफ रूल्स capable of generating an infinite number of grammatical acceptable sentences was introduced by the concept of generative grammar which refers to the finite set of rules capable of generating an infinite number of grammatical acceptable sentence was introduced by। तो नोम चॉम्स्की साहब की बातें हैं ये कि बच्चा एक यूनिवर्सल ग्रामर के साथ पैदा होता है और वो 0 से 5 तक बहुत एक्टिव रहता है। तो नोम चॉम्स्की की बातें जो हम बार बार बहुत सी क्वेश्चन में कर चुके हैं वो ये यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच हाइपोथेसिस ऑफ स्टीफन क्रेसिस प्रेडिक्ट दैट सर्टेन ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर आर एक्वायर्ड प्रेडिक्टेबल अर्ली व्हाइल अदर्स आर एक्वायर्ड लेट रिगार्डलेस ऑफ द ऑर्डर ऑफ एक्सप्लिसिट टीचिंग। तो इन्होंने 5 हाइपोथेसिस दिए, और जो नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस है उसकी बातें यहाँ ऊपर की जा रही है। मॉनिटर हाइपोथेसिस में हम मॉनिटर करते हैं अपने बोलते समय कि क्या गलत बोल रहे हैं। इन कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट हाइपोथेसिस I+1 की बात करता है कि बच्चे को उसके सीखे गए जो है उससे एक आगे हम उसको इनपुट दें, और द एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस ये भी अलग बात करता है। तो बी ऑप्शन जो ऑर्डर की बात कर रहा है वो बिल्कुल ठीक है हमारे सामने। क्रेसन का नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस ये स्पष्ट करता है कि किसी भी भाषा के व्याकरण के नियम एक निश्चित और पूर्वानुमेय प्रेडिक्टेबल होते हैं, जो हम बात कर रहे हैं बार बार उसी की स्टीफन क्रेसन साहब की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। फ्रॉम ए बिहेवियरिस्ट स्टैंड पॉइंट, बिहेवियरिस्ट जो व्यवहारवादी है B.F. स्किनर, ये बात करते हैं इमिटेशन की री इन्फोर्समेंट की, पुनर्बलन की। तो देखते हैं क्या होता है। एरर्स मेड बाय यंग लर्नर, गलतियां की जा रही है एक बच्चे के द्वारा ड्यूरिंग इंग्लिश लैंग्वेज प्रैक्टिस आर व्यूड। देखो जो व्यवहारवादी है वो गलतियों को एज नेगेटिव लेते हैं, और जो वर्तमान में जो शिक्षा प्रणाली चली हुई है संरचनावादी, जिसमें हमारे जीन पियाजे साहब है, वो गलतियों को पॉजिटिव तरीके से लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं नेगेटिव गलतियों को कौन ले रहा है। क्रूशियल इंडिकेटर ऑफ एक्टिव हाइपोथेसिस टेस्टिंग, तो ये ऐसा कुछ नहीं बताया जा रहा गलतियों के बारे में। बैड हैबिट दैट मस्ट बी इमीडिएटली करेक्ट वाया नेगेटिव फीडबैक। तो ये B.F. स्किनर जो व्यवहारवादी है वो कह रहे हैं कि जो गलतियां करता है बच्चा वो उसकी गलत आदतें हैं, और उसको उसी समय
नेगेटिव फीडबैक के साथ आपको करेक्ट करना चाहिए। ये व्यवहारवादियों का कथन है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है साथियों। तो आप इसका जो हिंदी में मैंने बता रखा है इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, क्योंकि हमारे बहुत से साथी जो है इंग्लिश को थोड़ा समझने में उनको दिक्कत होती है। तो आप हिंदी में जो व्याख्या दे रखी है इसको पढ़ते हुए, ऊपर वालों को पढ़ते हुए इस पूरे क्वेश्चन सेट को आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने 25th। इन एन इंग्लिश कन्वर्सेशन क्लास ए स्टूडेंट स्टेट्स माई लैंग्वेज डज नॉट have separate word for light blue, dark blue, so I always group them as one color. My English friend sees them as completely distinct. This phenomenon is best explained by. तो इंग्लिश कक्षा में बच्चा कह रहा है कि मेरे जो भाषा में डार्क ब्लू और डार्क लाइट ब्लू इनके लिए कोई अलग से नाम नहीं है। तो ये जो है ये है साहब सापर ग्रुप का लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी की, ये संस्कृति के अनुसार आपके भाषा के विचार जो तय होते हैं उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। ऑप्शन सी हमारा ठीक है साथियों। थोड़ा स्पीड पकड़ेंगे यहाँ पर, क्योंकि लगभग 40 मिनट की क्लास हो चुकी है और बहुत लंबी क्लास में जो स्टूडेंट्स है वो थोड़ा बोर होने लगते हैं। तो थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे जिससे जल्दी से क्वेश्चन हो जाए। जीन पियाजेज कोग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म implies that language learning is an active process where children build meaning। एक्टिव प्रोसेस है, बच्चा एक्टिव होकर ज्ञान अर्जन करता है। विच पेडागोजिकल एक्टिविटी अलाइन बेस्ट विद पियाजे। तो इनमें से कौन सी एक्टिविटी है जो पियाजे से संबंधित है? रोडरिंग रटना, अगर बच्चा रटेगा तो उसमें एक्टिव कैसे रहेगा, तो वो व्यवहारवादियों का। हैंड्स ऑन डिस्कवरी, डिस्कवरी खोज कर रहे हैं बच्चे। लर्निंग एंड एनवायरमेंटल एक्सप्लोरेशन कि बच्चा पर्यावरण में जाके खुद सीख रहा है। उसी में तो जब खुद बच्चा खुद सीखेगा, खुद खोज करेगा, उसी में बच्चा एक्टिव रहेगा। और जिसमें बच्चा एक्टिव रहेगा वो उसमें बच्चा खुद ज्ञान का सृजन कर रहा है, और वो खुद ज्ञान का सृजन कर रहा है। तो जीन पियाजे का कोग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म जो थ्योरी है उससे संबंधित है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ पर ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27th। नोम चोम्स्की प्रोपोज्ड ए डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस। नोम चोम्स्की साहब ने कॉम्पिटेंस और परफॉर्मेंस में अंतर बताया। इन लैंग्वेज हेयर कॉम्पिटेंस रेफर्स टू लाइनिंग आइडियलाइज्ड नॉलेज ऑफ ग्रामर सिस्टम पोजेज बाय स्पीकर, द एक्चुअल रियल टाइम प्रोडक्शन ऑफ अटरेंस इन डेली सोशल कॉन्टेक्स्ट। सोशल कॉन्टेक्स्ट की नोम चोम्स्की साहब ने बात नहीं की है। रेट ऑफ रीइंफोर्समेंट की बी.एफ. स्किनर ने बात की। द इमोशनल फिल्टर की ये क्रिस्टन साहब का कथन थ्योरी है। तो हमारा ए ऑप्शन बचता है, द अंडरलाइन आइडियलाइज्ड नॉलेज ऑफ द ग्रामर सिस्टम पोज्ड बाय ए स्पीकर। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, और ए ऑप्शन के साथ चलते हुए आप इसका तुलनात्मक अध्ययन पढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 28th। इन ए वाइगोत्स्की फ्रेमवर्क, वाइगोत्स्की साहब के बारे में बात कर रहे हैं। द डिस्टेंस बिटवीन व्हाट एन इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर कैन डू इंडिपेंडेंटली एंड व्हाट दे कैन अचीव विद ऑप्टिमल टीचिंग असिस्टेंट इज टर्म्ड एज। तो वाइगोत्स्की साहब ने बताया कि बच्चा कुछ बातों को स्वयं जानता है, और कुछ एक ऐसा क्षेत्र होता है, एक क्षेत्र होता है, उन बातों को बच्चा किसी सहायक के सहायता से, एम के मोर नॉलेज अदर, वो उसका अध्यापक हो सकता है, उसकी किताब हो सकती है, उसका फ़ोन हो सकता है, एम के माध्यम से कर रहा है। अब ये जो बीच में डिस्टेंस है जिसमें वो दूसरे की सहायता से काम नहीं कर सकता, ये जो डिस्टेंस है वो ZPD कहला रहा है, जोनो प्रोक्सिमल डिस्टेंस। तो जोनो प्रोक्सिमल डिस्टेंस की बात करें, ऑप्शन बी हमारा ठीक है यहाँ पर। तो ऑप्शन बी के साथ चलते हुए आगे बढ़ेंगे। इस सेशन में आई थिंक 30 क्वेश्चन है। और जोनो प्रोक्सिमल डिस्टेंस का की व्याख्या दे रखी है, और पियाजे का भी इक्विलिब्रियम के बारे में बता रखा है। जेम्स एसर argues that the development of physical movement in total physical response TPR addresses the need to increase explicit grammar drills। तो TPR में ग्रामर ड्रिल्स थोड़ी सम्मिलित होती है, नेगेटिव हमारा। रिडक्शन ऑफ स्टूडेंट एंजाइटी एंड क्रिएशन ऑफ लो स्ट्रेस एनवायरनमेंट। उन्होंने कहा है कि जब हम TPR के माध्यम से पढ़ाएं तो क्लास में उसका क्या उपयोग होगा। तो रिडक्शन ऑफ स्टूडेंट एंजाइटी कि बच्चों में एंजाइटी की कमी होगी,
एंड क्रिएशन ऑफ लो स्ट्रेस इन्वायरमेंट, और लो स्ट्रेस इन्वायरमेंट बनेगा। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। बी ऑप्शन के साथ चलते हुए साथियों आगे बढ़ते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, और इसके साथ हमारा सेशन खत्म होगा। साथियों आशा करते हैं आपको ये पूरा जो वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट्स ए मेजर पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस बिटवीन जीन पियाजे एंड लेवाइगोत्स्की रिगार्डिंग लैंग्वेज एंड थॉट्स। तो लेवाइगोत्स्की और जीन पियाजे में थॉट के लैंग्वेज और थॉट के बारे में जो अंतर है, तो वाइगोत्स्की साहब कहते हैं कि लैंग्वेज पहले आती है और जीन पियाजे कहते हैं थॉट पहले आता है। बस ये आपको याद रखना है। इसी के माध्यम से हम उत्तर पर बढ़ेंगे। पियाजे व्यू लैंग्वेज एज ए कल्चरल टूल, वाइगोत्स्की व्यू एज ए बायोलॉजिकल टूल। ऐसा दोनों ने कुछ नहीं कहा। पियाजे मेंटेन्स दैट थॉट प्रीसीड्स लैंग्वेज, वाइगोत्स्की पोजिट्स दैट लैंग्वेज गाइड्स एंड स्ट्रक्चर्स थॉट्स। तो जो हमने बात की है वो बी ऑप्शन में बिल्कुल ठीक दे रखी है। तो बी ऑप्शन के साथ पढ़ते हुए आगे बढ़ना हमें। और साथियों इस तरीके से हमारे जो सेशन है पूरा कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको ये पूरा सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपका जो योगदान है वही मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा, और मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लगातार बनाता रहूँगा। तो धन्यवाद आप सभी का ये इतना लंबा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।